हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एएमयू बीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसका पेपर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैथ्स वाला जो पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और जो फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो हमारी दूसरी फैकल्टी डिस्कस करेंगी आपके साथ। ठीक है, तो चलिए, मैं ये मेरे हाथ में जो आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश आती है, मैथ आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर जो मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पेपर है, आपको दिख रहा होगा, ये किसी बच्चे ने कैंडिडेट ने जो है सॉल्व किया था तो रफ वर्क के लिए। तो ये सब है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मैथ वाला पार्ट। तो देखो आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ में लेकर आया हूँ कि जो है सेंट्रॉयड एंड सरकमसेंट, ये 2D का क्वेश्चन है पहला। इसमें बोला है कि 2D में जो क्वेश्चन आता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रॉयड एंड सरकमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल आर x, y एंड 6, 2। देखो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं कि इसने बोला है कि जो है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन जी? If the centroid and circumcenter of a triangle are x, y and 6, 2, then for orthocenter this the value of x and y are, ऑप्शंस भी दिए। ठीक है, तो ये इसने लिखा है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मैं जो यहाँ पर बताने वाला हूँ ना आपको, मैं यहाँ पर कोई फंडा नहीं बताने वाला हूँ कि कोई आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। ये बात आप बिल्कुल भूल जाएं कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का फंडा लागू हो पाएगा कि नहीं। ठीक है ना, यहाँ नहीं हो पाएगा जी। यहाँ पर केवल आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तभी आप एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ इसमें विद शॉर्ट ट्रिक्स। आपको यहाँ पर पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल दिस। ठीक है, सेंट्रोइड दिया है इसने। क्या ये मैं जी से डिनोट करता हूँ, चलो इसे जी से। क्या दिया है इसने? एक्स, वाई। ठीक है, एंड सर्कम सेंटर दिया है इन्होंने, क्या सर्कम सेंटर दिया है। मैं इसको आपको जो है एस से डिनोट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इन्होंने दिया 6, 2, और इन्होंने एक चीज़ दिया है ऑर्थो सेंटर, मैं इसको ओ से डिनोट करता हूँ। क्या दिया है? -3, 5। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई क्या होंगी। तो आप बताओ कैसे बताओगे? आपने 2D में एक फंडा पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यहाँ मुझको उसको केवल उस फॉर्मूले को यूज़ करना है। मुझे यहाँ पर कोई ये हल करके नहीं दिखाना है उनको कि क्या होगा, मुझे तो केवल ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं। इन्होंने ऑप्शंस भी दिए। चलो ऑप्शंस लिखना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आप कर ही लोगे तो फिर ऑप्शंस भी अपने आप ही लगा सकते हो टिक। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस ये बोला है कि सेंटर एंड सरकम सेंटर हमको दिए हुए हैं, और जो ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, तो हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि मैं आपको एक फंडा बताता हूँ कि जो इंटरनल डिवीजन आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कोई हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सरकम सेंटर है, एस से डिनोट किया है, ऐसे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है ना आपको? ठीक, क्लियर आपको दिख रहा है। ये सरकम सेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक है जी, सरकम सेंटर के पॉइंट इसने बोले 6, 2, ऑर्थो सेंटर के बोले -3, 5। और एक फंडा आपको बता दूं मैं कि ये जो होता है ना सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो सेंटर के लिए, कि जो ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2D से क्वेश्चन यहाँ पर जो फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है कि जो जी होता है ना, जी क्या जी? ये सेंट्रॉयड वाला जी क्या है? वो डिवाइड करता है एस ओ को इन रेशियो, कितने रेशियो में? 1:2 इंटरनली। ये इंटरनली और एक्सटर्नली आपको पता होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लें। ठीक है जी, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको कि ये यहाँ से हमने क्या लिखा। ठीक है, जी जो है वो डिवाइड करता है 1:2 में। ठीक है, तो ये एक्स को वाई इन्होंने बोला है, तो आपने इंटरनल डिवीजन पढ़ा होगा कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? m1 x2 -3 × 1
प्लस 2 इंटू 6 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1m2 1 प्लस 2। यह आपने यार इंटरनल डिवीजन पढ़ा होगा, मैं फॉर्मूला क्या बताऊँ आपको, काफ़ी आसान है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, x इक्वल्स टू आएगा मेरा -3 प्लस 12, तो क्या आएगा 9/3, तो ये आएगा 3। ठीक है जी, x इक्वल्स टू 3 फॉर y m1 y2 5 इंटू 1 प्लस m2 y1 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल्स टू आएगा 5 प्लस 4 9/3, तो आएगा 3। तो हमारा x, y की वैल्यू क्या आ गई, 3,3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, और मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन था। केवल इसमें एक ये ही जो कॉन्सेप्ट है वो था कि जो g होता है वो क्या करता है, एसओ को 1:2 में डिवाइड करता है, या आप इसको कह सकते हैं एस जी जो है वो डिवाइड करता है, सॉरी जी एस जी रेशियो जीओ क्या होगा 1:2। बात एक ही है, आप इसे नोट डाउन कर लें, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये पिछली बार भी बना था। ठीक है, और ये कोई फिक्स नहीं होता कि क्वेश्चन जो आ चुका है वो नहीं आएगा कि नहीं, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे रिपीट होते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, और तब तक आप इसको नोट डाउन करिए और थोड़ा एनालाइज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर से है। हाँ, आप इसे नहीं, सॉरी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं है, ये जो है मुझे गलतफहमी हो गई। ये आपका आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, उससे है। ठीक है, तो आप समझिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, देखो ये क्वेश्चन है, ये इस कैंडिडेट ने सॉल्व भी किया हुआ है इस पर। तो देखिए कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 91 जो है ये वाला। ठीक है जी, क्या है इसमें देखियो कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड लेवल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा जल्दी, टाइम का शॉर्टेज काफ़ी होता है, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने होते हैं। तो इसने दिया है कि हमको जो है ये साइड्स दी हैं, क्या y = cx, लाइन दी है। ठीक है, एंड x + y - c = 0 एंड y एक्सिस। ठीक है, इनके बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म होगा ना, उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है जी, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ज्योमेट्री से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो देखो आपने पढ़ा होगा ये जो है, आप करना चाहो तो इसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, और अगर ना करना चाहो तो ये 2D का भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लाइन्स से हमें ट्राइंगल फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा जल्दी आप कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं आपको 2D से बताता हूँ, क्योंकि जो है 2D से भी अगर बन जाता, क्योंकि देखो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मूले याद नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट बात जो ये है कि फॉर्मूले याद होंगे तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हो। जैसे कि उसमें क्या है कि आपको पता है कि कर्व बनाना होता है हमको, पहली बात तो कर्व नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेगा जी, बिल्कुल। ठीक है जी, कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाद में जब हम कर्व बना लेते हैं, इंटीग्रेशन लिख लेते हैं उसको सॉल्व करने में, तो वहाँ थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको 2D से करना चाहो तो 2D से बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, इसीलिए मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से नहीं बता रहा हूँ। देखो कि ये हमारे पास क्या है, ये लाइन है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे 2D में, कि देखो ये एक हमने ये y एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस है। ठीक है, अब ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन 2D में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये y = cx, ये क्या है, देखो ये लाइन है ऐसी है जो क्या है, ये ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, क्या ओरिजिन से पास हो रही है। तो चलो y = cx, कुछ इस प्रकार से y = cx। ठीक है, और ये दूसरी लाइन है, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन है x + y - c = 0। इसमें क्या है कि x + y = c, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स को x एक्सिस और y एक्सिस पर दिखाएंगे, फिर उस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलो x/c + y/c = 1। तो इसका मतलब क्या है कि x इंटरसेप्ट क्या है इसका, c, 0, और y इंटरसेप्ट क्या है 0, c। ठीक है, तो
मैं मान लेता हूँ कि इतनी जो डिस्टेंस है ये क्या है, सी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सी कॉमा जीरो, ये हो गया। और ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये वाई एक्सिस पर क्या है, जीरो कॉमा सी, तो ये मान लेता हूँ जीरो कॉमा सी, ये वाला पॉइंट है जीरो कॉमा सी, दिख रहा है आपको? ठीक है। अब देखो कि ये लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये वाली, ठीक है जी। तो इसने बोला है कि ये लाइन तो हुई हमें लाइन नंबर 2 जो थी ये, ठीक है, और ये लाइन 1 थी, ठीक है। अब इसने बोला है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो इंटरसेक्शन, देखो एक तो ये वाला पार्ट है, ये वाला, और एक ये वाला है। तो क्या बोला है इसने कि ये वाई एक्सिस के साथ जो इसका रीजन है वो उसका एरिया बताना है। तो वाई एक्सिस के साथ कौन सा है, ये तो एक्स एक्सिस के साथ है, इसका तो नहीं बताना हमें, तो इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे। वाई एक्सिस वाले के साथ बताना है ये वाला, तो ये क्या एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अब देखो कि ये है तो क्या, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसकी दो वर्टेक्स तो हमको पता है, एक तो 0,0 एक 0,c, लेकिन हमको ये वाली वर्टेक्स नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि लाइन 1 को और लाइन 2 को, ये क्या देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो लाइन 1 एंड लाइन 2 का, तो हम क्या करेंगे कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे और ये वाला वही पॉइंट होगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा लाइन 1 एंड लाइन 2 का। तो हम कैसे करेंगे, देखो इनको सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग लाइन 1 एंड 2, लाइन 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमको ये पॉइंट मिलेगा, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, ठीक है, एम वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इनकी वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे, y = cx को इसमें रखेंगे। तो मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशंस को, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, c+1 x = c एंड देन c/c+1, ठीक है, ये आएगा x कोऑर्डिनेट जो ये आएगा। फॉर y कोऑर्डिनेट y = cx है, तो c × c/c+1 तो आएगा c²/c+1, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या, m के कोऑर्डिनेट्स आए c/c+1 और c²/c+1, ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब हमको 3 वर्टेक्स मिल गए ट्राइंगल की, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसका एरिया बता देना है जी, काफ़ी आसान है ये चीज़, तो आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है 9th क्लास से या पढ़ते आ रहे हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है जी। काफ़ी इसके तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ये देखो ओ, इसको मैं नाम देता हूँ ओ, इस पॉइंट को, इसको पी दे देता हूँ, तो ओ पी एम, ट्राइंगल ओ पी एम का हमें एरिया बताना है। देखो इसको हल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे कि एक आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में जो था, 9th में शायद 10th में था वो उससे भी कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालना है जी। और आप इसको जो है एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, एक 2D में भी मेथड होता है उससे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मेथड हैं, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप किस फॉर्मूले से कर रहे हैं। चलो मैं जो आसान होगा उसको यूज़ करेंगे ना हम यहाँ पर। चलो कैसे, देखो ये होता है एक, मैं इसको लिखूँ 0c, ये 1 c/c+1 c²/c+1 1 0 0 1, ये वाला, ये होता है एरिया का। अब 1/2 ना भूलें, ये एरिया का ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर 1/2। स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको पता ही नहीं रखते कि ये होता भी है कि नहीं, तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है। क्या लिखा मैंने, काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा। मानो कि ये वर्टेक्स हैं x1 है, ये y1 है, ये 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 वर्टेक्सेस ऑफ आ ट्राइंगल हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, तो ये 1/2 ना भूलें, ठीक है। मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। तो जहाँ से हमको सिंपल पड़ेगा वहाँ से करेंगे, क्या हम इस लाइन से इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस रो से, देखो ये हो जाएगा 1, तो देखो 1/2 तो यहीं चलेगा 1, इसका मल्टीप्लाई से -c, तो क्या करेंगे, ये तो 0 हो गया जी, इसका मल्टीप्लाई से 0 माइनस, इसका ऐसे करेंगे तो c²/c+1, तो बस और तो कुछ है ही नहीं, यही है। तो क्या आएगा 1/2 नेगेटिव में c²/c+1। पर लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है कभी, तो क्या है कि ये पॉजिटिव होगा 1/2 c²/c+1। ये क्या आ गया, एरिया आ गया। यही था आपका क्वेश्चन। और आप देखिए कि इसको आप देखोगे ना, ये जो मैंने निकाला c²/2 c+1, देखो
यही वाला आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ऑप्शन भी लगाया है इन्होंने, तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है जी, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये 92 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पेपर से डायरेक्ट। ये वाला है ऑन द लाइन, इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है जी, ये बताना। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक आपको फॉर्मूला आपको दे देता हूँ। क्या, आप नोट डाउन करिए इसको कि ये बहुत ही गोल्डन रूल है। वेक्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर से। बहुत ही सिंपल चैप्टर है जी ये। चलिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये वाला मैं आपको फंडा देने वाला हूँ। ये क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है जी हमारा फॉर्मूला। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन था द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर था, क्या वेक्टर, ए वेक्टर जो हमने माना, किस वेक्टर, देखो जिसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है, जिस पर निकालना है वो तो नीचे आएगा जी मैग्नीट्यूड उसका, और जिस का निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा दूसरे के साथ। ठीक है जी, ए वेक्टर हमने मान लिया, जिसका हमें निकालना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में के कैप। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा है। इसका किस पर बताना है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हैं इसने, इन पर बताना है जी। देखो द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k कैप ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 4 7 इज क्या हुआ। ठीक है, तो देखो ये k कैप नहीं है, ये 2k कैप है जी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसने बोला है कि एक लाइन है बी वेक्टर, जो हमको कहाँ से मिलेगा जी, वो मिलेगा ये 2 पॉइंट्स है ना 1 2 3 और 3 4 7, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन से 1 2 3 3 4 7। ठीक है, अब देखो इसका हमें बी वेक्टर जो है ये लाइन होगी, इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आप बताओ, मुझे बताओ। मुझे पता है कि आपने सोच लिया होगा कि कैसे लिखेंगे, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस दिस। कैसे, मैं इसको कुछ भी मान लूँ यार, आप मान लो ए बी या सी डी, कुछ भी पॉइंट मान लो। तो ये क्या है कि ये बी वेक्टर जो है हमने माना कि सी डी वेक्टर है, क्या सी डी वेक्टर, तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सही है ना जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है 3 4 7, इसमें से इसको माइनस करना, 3 में से 1 माइनस करेंगे आई कैप सॉरी, प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे जे कैप, प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे के कैप। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो इसको हम हल करेंगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये आ गया हमारा बी वेक्टर। अब देखो, अब हमें ए का प्रोजेक्शन बी पर बताना है, तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल कुछ नहीं। पहले हमको क्या है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या है, देखो ये वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k कैप डॉट ये वाला वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 4k कैप। ठीक है जी, ठीक है, अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हम यही निकाल देना, हमको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट में गई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होगा, देखो अब आएगा प्रोजेक्शन। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा यार, आई कैप का आई के साथ करते हैं तो 2 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन, ठीक है जी 2, और फिर आई डॉट आई करेंगे तो आपको पता है यार, आई डॉट आई जे डॉट जे सॉरी इक्वल टू के डॉट के, ये 1 होता है जी। ठीक है, अगर हम क्रॉस में बात करें जे क्रॉस जे के क्रॉस के, ये 0 होता है जी। ठीक है जी,
ये आप नोट डाउन कर लें इस बात को। थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया भाई, हमारा ट्राईपॉड का सिस्टम कुछ ऐसा ही है, थोड़ा ये डिसबैलेंस हो जाता है बीच बीच में, मैनेज किया करेंगे, मत करें। ठीक है जी। अब देखो, अब मुझे लगता है अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया था। चलिए, तो ये था, हम कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ किया, और ये से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका करेंगे तो देखो 4 + 4 + 16 हो गया अंडर रूट, तो ये क्या आएगा 2 4 6 एंड 8 14 अपॉन 4 4 8 एंड 16 24, ये कुछ ऐसा आएगा है। और हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे 2 × 7 अपॉन, इसको लिखेंगे 2 × क्या √6, इससे कैंसिल आउट हो गया जी, ये 7/√6, ये आ गया जी आपका आंसर 7/√6। ये क्या है, इसका प्रोजेक्शन होगा। ठीक है जी। और आप देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, देखो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन जो ये दिख रहा है जी, प्रोजेक्शन 92 7/√6। ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप जब तक इसको नोट डाउन करिए। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन स्क्रीन पर 93। द एंगल बिटवीन अ वेक्टर विद डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू 1,1,1 एंड अ वेक्टर जॉइनिंग दिस एज, एंगल बताना है। ठीक है जी। तो देखिए, एक मैं आपको जो है फॉर्मूला बता देता हूँ, ये 3D का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3D से भी बनता है। देखिए क्या है कि हमारे पास यदि दो लाइन है, दो लाइन या दो वेक्टर हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, यदि उनके DRS हमको पता हो, DRS में डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है जी। इफ वी हैव 2 लाइन्स और 2 वेक्टर्स, ठीक है जी, 2 लाइन्स की बात हो रही है। ठीक है जी, हाँ, 2 लाइन्स हैविंग DRS A1 B1 एंड C1, एक लाइन के तो ये हो गए DRS, एंड दूसरी के क्या हो गए A2 B2 एंड C2। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है कि cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का अंडर रूट, दूसरा रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है जी। ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, ये 3D में किसी दो लाइन या फिर दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमको DRS पता है तो हम क्या है उनका एंगल बता सकते हैं उनके बीच का। ठीक है जी। तो ये था फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था ये पिछली साल, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने बोला है कि द एंगल बिटवीन, अब देखो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, द एंगल बिटवीन अ वेक्टर विद डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू 1,1,1। ठीक है जी। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं इसने एक लाइन के, हम मान लेते हैं लाइन 1 के, क्या दिए हैं इसने 1,1,1। ठीक है जी। ये जो मैंने साइन लगाए हैं ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज को दिखाने के तरीके, और DRS क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है जी। एंड दूसरा जो वेक्टर है वो कहाँ से, या आप लाइन मान सकते हैं या वेक्टर मान लीजिए। ठीक है जी। मैं वेक्टर को सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की तरह लेकर चलूँगा। ठीक है जी। तो ए वेक्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट दिए हैं इसने 2 1 4, और अगला दिया है 3 0 4 5, सॉरी। ठीक है। इनके बीच में जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, इनके ये होंगे 3 - 2 और 0 - 1 5 - 4। ये इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है भाई 1, ये क्या है भाई इनके डायरेक्शन रेशियोज 3 1 -1 एंड 1, ये आए डायरेक्शन रेशियोज इनके। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज इसके आ गई, तो इनका हम एंगल यहाँ से मान सकते हैं। देखो A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये हो गया, A2 ये हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू A1 A2, फॉर्मूला देखें A1 A2 1 × 1। ठीक है जी, प्लस 1 × -1। ठीक है जी, प्लस 1 × 1 अपॉन इसका A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर
ऐसे यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू इसका करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से क्या मिलेगा √3 इंटू √3, तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा 1/3, तो ये क्या होगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/3, और एंगल क्या आना चाहिए हमारा थीटा, तो इसकी ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स 1/3, ये आएगा 1/3, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है जी, तो यही था। देखो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है एक, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, एंगल क्या है कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है जी, तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको रब करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखो इन्होंने एक इंटीग्रेशन दिया है कि इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है tan इनवर्स x का। ठीक है जी, इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो है कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, उसमें ये जो है tan इनवर्स x का जिक्र होता है उसमें, और आपने इंटीग्रेशन भी पढ़ा होगा इसका। तो चलिए उसी को देखते हैं कि देखो आईलेट वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 12th में, ILATE। आई क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोट करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। एल क्या करता है जी लॉगरिथमिक फंक्शंस, और ए अलजेब्रिक फंक्शंस को। ठीक है जी, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। और इसी ऑर्डर में हम इनको प्रेफरेंस देते हैं कि जैसे हमारे पास कोई, जैसे कि मैं अभी इंटीग्रेशन पूछने लगूं x इंटू लॉग एक्स, ये तो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैं इनको कैसे प्रेफरेंस दूंगा कि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा लॉग वाले को, और जो अलजेब्रिक है उसको सेकंड। क्यों? क्योंकि लॉग वाला इस ऑर्डर में पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। अगर होता कुछ e की पावर x इंटू एक्स 3x, तो ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। अगर हम आईलेट वाले ऑर्डर को देखें तो इसमें क्या है अलजेब्रिक फंक्शन को हमें पहले प्रेफरेंस देनी होगी, फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ठीक है जी, तो सेम ऑर्डर में अगर हम इनको देखें कि tan इनवर्स जो है क्या है, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा इससे पहले तो किसी को हम प्रेफरेंस दे ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो क्या है इनवर्स, हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक भी आए तो भी इनवर्स को पहले देंगे, तो यहाँ पर क्या है इनवर्स को हम पहले देंगे प्रेफरेंस। ठीक है जी, तो चलिए ठीक है, ये tan इनवर्स x, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्या है इनवर्स पहले आता है अलजेब्रिक बाद में, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये हो गया जी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन में क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इस पूरे का इसका इंटीग्रेशन। ठीक है जी, क्या है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो tan इनवर्स x तो यही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x और इसका होल इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका कैसे करेंगे कि देखो मैं, चलो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं जी। कैसे, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को मान के डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। इसको माना u, पुट u, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू du, x dx इक्वल्स टू 1/2 du। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 1/u du, फिर 1/2 लॉग ऑफ u क्या माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। ये प्लस में कांस्टेंट चलेगा, ये आ गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या आया जी, 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c1। ये क्या है हमारा, इसका आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का। आप देखो पेपर में भी देख सकते हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है ऐसा ही कुछ। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। देखिए आंसर से, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, देखो ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है जी, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, इसमें हमारे पास है ये दिया गया है, देखो 95 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इफ़ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 एंड देन वाई डैश ऑफ 0 हमको बताना है। ठीक है जी, देखिए आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ओके चलिए, हमको दिया गया है कि एफ ऑफ 0 जो है वो दिया हुआ है 0 और एफ डैश 0 क्या है, डैश मीन्स ये डिफ्रेंशिएशन है, इसका डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो वो हमको दिया हुआ है, उसका हमको बताना है y ऑफ डैश ये क्या होगा। और हमको क्या दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ x, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ, तो ये इसका मतलब है कि जो x यहाँ पर जो वेरिएबल का काम कर रहा है ना, ऐसे x जो किसी इनपुट का काम कर रहा है इस फंक्शन के लिए, f के लिए, उसी प्रकार इस f वाले फंक्शन के लिए ये पूरा की पूरा ये जो बाद वाला है ये किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। आया समझ में, दोबारा समझिए कि जिस प्रकार x जो है f फंक्शन के लिए, यहाँ पर देखो 0 जो है f फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर रहा है 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इस f फंक्शन के लिए ये पूरा की पूरा क्या इनपुट का काम करेगा। ठीक है जी, सेम ऑर्डर में अगर हम चलें तो f ऑफ, ऐसे ही इस f के लिए ये पूरा करेगा इनपुट का काम, तो ये कुछ ऐसा हमको दिखेगा। ठीक है, y फंक्शन जो है। ठीक है, अब यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि मैं y f ऑफ 0 रखूँ, क्या मैं f ऑफ 0 रखूँ, मुझे दिया गया f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 होता है, तो मैं यहाँ x की जगह 0 रखूँ, इनपुट x की जगह में 0 डालूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, y ऑफ 0 इक्वल्स टू मिलेगा f ऑफ 0, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, f ऑफ 0 मुझे दिया गया है 0 होता है, और यहाँ से f ऑफ, यहाँ से देखो f ऑफ 0 जो है 0 है फिर से भी, और f ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो 0, तो y ऑफ 0 क्या हो गया, 0। ठीक है जी, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, हमको एक ऑर्डर में चलना पड़ेगा, यहाँ से नहीं। हमें क्या करना है कि हमसे उसने पूछा है डेरिवेटिव, हमसे ये नहीं पूछा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं। तो यहाँ से देखिए कि हमें y ऑफ 0 नहीं निकालना है, हमको y का डेरिवेटिव ऑफ 0 निकालना है। ठीक है जी, तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो है ये क्या है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ x के रेस्पेक्ट में तो ये क्या होगा बताइए आप। पहले तो इसका होगा f डैश f ऑफ x। ठीक है जी, पहले तो इसका हुआ, फिर इस अंदर वाले का हुआ,
क्या होगा जी इसका, एफ डैश एफ ऑफ एक्स, फिर इस अंदर वाले का होगा एफ डैश एक्स, और इस फिर एक्स का होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये होगा। अब वाई डैश आ गया, इसका मतलब क्या पता है, ये वाई का मतलब क्या है, वाई ऑफ एक्स है। ये वाई डैश का मतलब क्या है, वाई डैश ऑफ एक्स है। तो अब देखो यहाँ से हम अगर एक्स इक्वस टू 0 रखेंगे तो वाई डैश 0 का मान हमें पता चलेगा। रखिए एफ डैश एफ ऑफ 0, ठीक है, इंटू एफ डैश एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0 इंटू 1 चल ही रहा, आया समझ में। तो अब हम इधर चलते हैं, देखो वाई डैश, अब मुझे पता है एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। रखो वाई डैश 0 इक्वस टू एफ डैश एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, 0 आ गई, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर एफ ऑफ 0 का मान होता है फिर 0, फिर से पूरा की पूरा ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0। आया समझ में, दोबारा समझो, देखो एफ ऑफ 0 क्या है, 0, फिर ये एफ ऑफ ये फिर 0 पूरा, तो ये एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 0, ये पूरा की पूरा 0 हो गया फंक्शन। अब ये पूरा 0 होता है, एफ डैश 0 बन गया ये। आया समझ में, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे कि एफ डैश एफ ऑफ 0 क्या है, 0, और ये एफ डैश 0 है ये इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि वाई डैश 0 इक्वस टू एफ डैश 0 हमको दिया है 2, अब ये एफ डैश 0 बन गया, मतलब एफ डैश 0 का होल क्यूब बन गया ये, तो 2 का क्यूब, तो कितना 8 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये आंसर 20 का 8 ही लगाया है इस कैंडिडेट ने, देखिए ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि अब जो एग्ज़ाम जो होगा 2021 में उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।